पिछली स्लाइड में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हमने लास्ट में जो है क्लासिफिकेशन देखी थी आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हमने देखा था फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। अब आगे हम उसी की क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं और ज़्यादा एलाबोरेटेड वे में। ठीक है, फॉरवर्ड्स किन्हें कहते हैं? बेसिकली अ फॉरवर्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज अ प्राइवेट बाइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, तो यानी कि फॉरवर्ड क्या होता है? एक बेसिक सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। ये बाइलेटरल होता है, यानी कि दो तरफा कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाइलेटरल कैसे? देखो, एक बाइंग पार्टी होगी और एक सेलिंग पार्टी होगी। ठीक है, तो बाइंग पार्टी क्या करेगी? वो पोजेशन लेगी। ठीक है, और सेलिंग पार्टी क्या करेगी? वो उस पोजेशन को देने के अगेंस्ट में कोई मॉनिटरी जो है आपका एडवांटेज लेगी। ठीक है, ये मॉनिटरी जो है इक्विपमेंट्स या एडजस्टमेंट कुछ हो सकती है। ठीक है, और ये किसी एक स्पेसिफिक एसेट को लेकर होगी। ये जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है, जो भी आपकी डीलिंग है, वो एक स्पेसिफिक एसेट को लेकर होगी। ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, एक स्पेसिफिक प्राइस पे होगी। ठीक है, एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट को लेकर। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ कि कोई हम अगर एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर लेने वाले हैं, गाड़ी लेने वाले हैं, कोई भी पोजेशन, किसी भी एसेट की हम पोजेशन लेने वाले हैं, किसी भी एसेट में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो देखो, सबसे पहली बात है कि उस पोजेशन के अंदर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इट इज़ अ रैशनल डिसीजन, जो कि हम थोड़ा टाइम लेकर उसके बाद में उसको डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने के बाद में अब ऐसा तो है नहीं जैसे कि हम परचून की दुकान पे जाते हैं तो वहां पर हम सामान खरीदने गए, हमने टूथपेस्ट बोला उसी समय हमने खरीद लिया, हमने टूथब्रश बोला उसी समय खरीद लिया। इट इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत सारा पेपर वर्क भी होता है, और ये जो पेपर वर्क होता है ऑफ कोर्स आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज करी गई है कि जो है एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे और स्पेसिफाइड प्राइस पे आप जो है उस पर्टिकुलर एसेट की पोजेशन को ट्रांसफर करते हो। ठीक है, जो स्पेसिफाइड एसेट होता है उसको आप ट्रांसफर करते हो, और इस एसेट को जब आप ट्रांसफर करते हो इट इज नोन एज फॉरवर्ड्स। ठीक है, फॉरवर्ड्स क्यों कहलाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरवर्ड का मतलब ही होता है समथिंग जिसको हम चला रहे हैं फ्यूचरिस्टिक वे में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट होती है, उसके अंदर हमारी ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन हम डिसाइड करते हैं कि हम करेंगे। ठीक है, मोटा माटी समझ लो कि अगर हमने कोई भी एसेट खरीदना है, हम बोलते हैं कि 5 मई को हम वो एसेट खरीदेंगे। ठीक है, तो 5 मई जो है वो आपकी क्या होगी? एक फॉरवर्ड हो गया, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डेट हो गई, और जिस एसेट को आप खरीद रहे हो वो तो आपका स्पेसिफाइड होगा ही होगा, साथ ही साथ उसका जो प्राइस है कि हम इतने रुपए में इसको खरीदेंगे, और आप उस डील को क्लोज कर दो। ठीक है, तो चाहे उस डेट पे उस पर्टिकुलर एसेट का प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, बट आपने इन पास्ट ही उसका एक स्पेसिफिक प्राइस डिसाइड किया है, एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड करी है उसकी ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन पंजाब मिस्टर सिंह प्लान्स टू ग्रो 5000 kgs ऑफ wheat। ठीक है, दिस ईयर, यानी कि जो 5000 किलो जो है गेहूं उगा रहे हैं मिस्टर सिंह, और वो उसको सेल करेंगे। अगर ही कैन सेल दिस wheat for whatever the price is when he harvest it, or he could lock in a price now by selling a forward contract obligates him to sell 5000 kgs of wheat to Pillsbury after the harvest for a फिक्स्ड और स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मिस्टर सिंह कर क्या रहे हैं? मिस्टर सिंह फिलहाल तो जो है प्लान कर रहे हैं कि इस साल वो 5000 किलोग्राम गेहूं उगाएंगे। अब उनके पास में इस गेहूं को बेचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि वो इस गेहूं को उगाए, उगाने के बाद में जब वो उसको हार्वेस्ट करेंगे उसके बाद में मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जो भी गेहूं का प्राइस चल रहा हो, ठीक है, जो भी गेहूं का प्राइस चल रहा हो उसी के बेसिस पे वो उस गेहूं को बेच देंगे। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नथिंग एल्स। मतलब उसी टाइम आपने काटा और फिर उसके मंडी में लेके गए, मंडी में जाके जो भी प्राइस चल रहा है उस पर बेच दिया।
ठीक है, एमएसपी वगैरह के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरा उनके पास में क्या ऑप्शन है कि वो अभी पिल्सबरी जैसी कंपनी के साथ में, जो कि आटा मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, आटे को प्रोसेस करके बेचती है, तो ऐसी कंपनी के साथ में वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, और वो पिल्सबरी को एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैं 5,000 किलो गेहूं उगा रहा हूँ, आज ही मैं एक प्राइस है जिस पे लॉक करता हूँ इस गेहूं को, ठीक है, और उसी प्राइस पे आप मेरे से जब ये गेहूं तैयार हो जाएगा तो फ्यूचर में ले लेना, ठीक है, फ्यूचर में आप इस गेहूं को मेरे से खरीद लेना। तो अब मिस्टर सिंह ने क्या किया, मिस्टर सिंह ने फ्यूचर में चाहे रेट बढ़ेंगे या कम होंगे उसको एक तरफ रखते हुए उन्होंने पिल्सबरी से पहले एक प्रॉमिस कर लिया, पहले उन्होंने एक अग्रीमेंट कर लिया एक लॉक इन प्राइस के साथ में, मतलब अभी उन्होंने प्राइस डिसाइड कर लिया कि मैं इतने रुपए किलो पे आपको गेहूं बेचूंगा उस समय पे जब मेरे गेहूं की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, जब हार्वेस्टिंग पीरियड होगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे क्या हुआ, एक तो सिचुएशन होती है अनसर्टेनिटी वाली, अनसर्टेनिटी विच मीन्स कि आपके जो है जो भी टाइम पीरियड चल रहा होगा जैसा भी उसी के हिसाब से आपको सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए गेहूं है, गेहूं एक ऐसी चीज है जिसका प्राइस इन फ्यूचर कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर हम उसको जो भी प्राइस चल रहा होगा मार्केट में उसके ऊपर बेचेंगे तो हमें मुनाफा भी हो सकता है और हमें घाटा भी हो सकता है, ठीक है, अगर आज के कंपैरिजन में हम देखते हैं। लेकिन अगर आज सपोज कीजिए 40 रुपए किलो गेहूं चल रहा है, ठीक है, हम अगर उसको आज ही के प्राइस पे लॉक कर देते हैं जैसे मिस्टर सिंह ने किया, पिल्सबरी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया और उसे बोला कि 40 रुपए किलो जो गेहूं है अगर मैं आपको उसके हिसाब से बेचता हूँ, ठीक है, 5,000 किलो गेहूं मैं आपको बेच रहा हूँ, इस फ्यूचर डेट तक हार्वेस्टिंग हो जाएगी, आप मेरे को 40 रुपए पर केजी के हिसाब से उस समय पैसे दे देना, और ये डील क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब देखो गेहूं जैसी चीज है, कल को उसका प्राइस 40 से 36 भी हो सकता है, कल को उसका प्राइस 40 से 45 भी हो सकता है, ठीक है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब मिस्टर सिंह ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने सिर्फ 40 रुपए पे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर दिया, फॉरवर्ड क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्टर सिंह है वो अनसर्टेनिटी नहीं चाहते फ्यूचर को लेकर, वो चाहते हैं कि मेरे को सर्टेनिटी रहे, मेरे को श्योरिटी रहे, मेरे को मुनाफा चाहे ना हो लेकिन मेरे को घाटा भी ना हो, आज जो भी प्राइस चल रहा है उसी के बेसिस पे मैं एक फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। आगे इसी को एक्सप्लेन कर रखा है, बाय लॉकिंग द प्राइस नाउ ही कैन एक्चुअली एलिमिनेट द रिस्क ऑफ falling wheat prices. On the other hand, if the price rises later, he is foreclosing the opportunity of super profits. Okay, तो जो चीज मैंने बोली वही है कि गेहूं 45 का भी हो सकता है और गेहूं जो है 36 का भी हो सकता है, दोनों ही सिचुएशंस में आपको या तो मुनाफा है या फिर नुकसान है, लेकिन इस अनसर्टेन सिचुएशन को जो है कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हुए he entered into the forward contract, क्योंकि ये जो forward contract है this contract will provide him safety and security, ठीक है, उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अब उनको देखो श्योरिटी है कि उन्हें 40 रुपए पर किलोग्राम गेहूं बेचना है, ठीक है, तो इतना रुपया तो उनके पास आएगा ही आएगा, 40 रुपीज विल बी इन हिज पॉकेट, ठीक है। तो 40 रुपीज अगर 40 को हम 5,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो लगभग आपका 2 लाख रुपए का यहाँ पे जो है एक ट्रांजेक्शन होगा ही होगा, तो 2 लाख की इनकम जो है होगी ही होगी जो फार्मर है उसकी। अब यहाँ पर उन्होंने रिस्क भी एलिमिनेट कर दिया और एक प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी भी, लेकिन उनको कम से कम यहाँ पे श्योरिटी है कि 2 लाख रुपए तो मेरे पास इस फ्यूचर डेट पे आएंगे ही आएंगे। The transaction that Mr. Singh has entered into is known as a forward transaction and the contract covering such transaction is called forward, ठीक है, तो इसलिए इसको फॉरवर्ड कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा।